जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। तो भाई आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यहीं से आपको 20 आउट ऑफ 20 का जो टारगेट है वो अचीव होगा। ठीक है, तो भाई पूरा देखना, शुरू से लेके आखिरी तक देखना, और आधा अधूरा देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फैल के बिल्कुल मत देखना, सो के बिल्कुल मत देखना। आराम से बैठ के पेन कॉपी सामने रख के उसके बाद देखना, और क्वेश्चन जैसे ही आए तो पहले वीडियो को पॉज करके उसको खुद से लगाने का कोशिश करो। अगर बना तो ठीक है, देन फिर उसका सॉल्यूशन देखा जाए, तब जाके आपका इम्प्रूव होगा। और जो भी लोग क्या बोलते हैं मैथ के कोर्स में इनरोल है, जितने भी लोग हैं भाई, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस सेशन को अटेंड करिए। और जो भी लोग टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मतलब ओवरऑल सबके लिए ज़रूरी है। और शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्वेश्चन एक से एक है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। हम आपको हर तरीका का सेट में हर तरीका का सवाल दे रहे हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैथ का पेपर आपका आसान आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि मैथ का पेपर आपका मुश्किल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि मैथ के पेपर में एडवांस का वेटेज बढ़ा दे, ऐसा भी हो सकता है कि मैथ के पेपर में एडवांस मैथ का वेटेज रहे ना रहे। हर तरीके से एग्जामिनर किसी भी तरीका से क्वेश्चन सेट कर सकता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि मैथ में आपका एडवांस मैथ दिया हुआ है तो पेपर में एडवांस मैथ देगा। वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, एक क्वेश्चन भी दे सकता है, हो सकता है 10 क्वेश्चन भी डाल दे। इसलिए हम प्रैक्टिस में हर तरीका का क्वेश्चन को लाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट हो और आपका तैयारी लेवल तक हो। ठीक है, ऐसे नहीं है, फर्जी वाला सेशन नहीं है, बिल्कुल तरीके वाला सेशन है। तो आपसे उम्मीद यही रहेगा कि आप जो है पूरा सेशन को देखिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक। और भाई शेयर मार देना ज़रूर, कहीं भी कोई पढ़ रहा है उसके तक ये पहुंचा देना कि भाई देख लो, यहाँ भी मैथ का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आप इसको देखें। ठीक है, और इधर आप आ जाइए। तो भाई आपके कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। फोकस स्टडी विद अभी ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, और इस पे आप जैसे ही जाएंगे आपको मैथ का कोर्स मिलेगा सिर्फ 299 रुपया में, पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्लस एडवांस बाइलिंगुअल कंप्लीट यहाँ पे आपको मिल जाता है 299 में। अगर आप 299 लगाते हैं ना, तो भाई मेरे आपको मैथ का टेस्ट सीरीज़ जिसका प्राइस 75 है, ये भी आपको इसके साथ ही मिल जाता है। अलग से आपको 75 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप सिर्फ मैथ का टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, जो कि हर वीक में कंडक्ट होता है, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाता है, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी करवाया जाता है, तो इसके लिए आपको 75 रुपये पे करना होगा। ठीक है, एकदम सस्ता। अभिषेक सर जनरल साइंस पढ़ा रहे हैं 499 में। देखिए 499 में कंप्लीट साइंस है, टारगेटेड बैच है, टारगेट है 20 आउट ऑफ 20। जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश यही है कि आप वहाँ से 100% अचीव करने का टारगेट फिक्स करो कि भाई जितना भी पढ़ें मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम क्वेश्चन हम सही बना सकें। ठीक है, इसीलिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, रीजनिंग सबसे सस्ता 199 रुपया का बिल्कुल टारगेटेड बैच है, चल रहा है, आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज ज़बरदस्त बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको 1 रुपया देना होगा, क्योंकि क्लास प्लस का जो ऐप है उस पर कुछ भी मतलब फ्री में देने का ऐसा सिस्टम नहीं है, मिनिमम आपको 1 रुपया देना पड़ेगा। भैया ये कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज फ्री है, आप इसको जाके लगा सकते हैं। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन डाला गया है। सारा का सारा कोर्स आपका JSSC CGL झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होगा सबके लिए है, आप ट्राई कर सकते हैं।
चाहे तो अगर आपको लगता है कि हम मैथ में 20 में 20 कर लेंगे, साइंस में 20 में 20 कर लेंगे, रीजनिंग में 20 में 20 कर लेंगे, कंप्यूटर में 20 में 20 कर लेंगे, तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं वीक है तो फिर मौका ना जाने कब मिलेगा, आप इनरोल हो जाइए, ठीक है। उससे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर कुछ वैसा समझ में नहीं आता है तो आप इस चैनल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है। आपको अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपको फ़ोन करके समझाया जाएगा। बात समझ में आए? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस, और शुरू से लेके आखिरी तक देखना दादा, सब कुछ समझ में आएगा मेरे भाई। मेहनत करो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हम आपको एक बात बोलते हैं कि शरीर टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन सपना ना टूटने पाए। ये बहुत ही ज़रूरी है, इस बात को ध्यान में रखिए। एक बार पापा मम्मी का चेहरा अपने सामने लाइए और एक बार सोचिए कि अगर पापा मम्मी इस दुनिया में नहीं रहते तो हम कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो भाई उनका कम से कम उनका सपना तो पूरा कर दो कि वो, ताकि वो गर्व से कह सके कि मेरा बचवा नौकरी में है भैया। इतना तो हक दे दो उनको कहने का। तो इस लिहाज से तो मेहनत कर लो, ठीक है। तो कहीं से भी हर तरीका का सिचुएशन, हर तरीका का परिस्थिति आपके खिलाफ है। आपको मेहनत करके ही उनसे आगे निकलना होगा, ठीक है। हाँ, जिनके पास पैसा है, धन दौलत है, ऐशो आराम है, उनको मेहनत करने की तो आवश्यकता फिर भी नहीं है। चलो भाई ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको करना क्या है? मेहनत के बदौलत ही आगे निकलना है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए, ठीक है, कि शरीर टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन सपना ना टूटने पाए, क्योंकि सपना टूटेगा ना तो बहुत कुछ बिखर जाएगा, ठीक है। तो एकदम सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से आप मेहनत करिए, उसके हिसाब से आप पढ़िए। आपका मैथ ठीक है, आप मैथ के लेवल को बनाए रखिए। अगर आपका रीजनिंग खराब है तो रीजनिंग पे फोकस करिए। अगर आपका जीके जीएस बहुत बढ़िया है, आप कैसा भी क्वेश्चन को बना ले रहे हैं, तो उस लेवल को मेंटेन रखिए। और जो कमज़ोर है उस पे फोकस करिए। किसी भी तरीका का रणनीति की आवश्यकता आपको नहीं है। रणनीति हमेशा अपने हिसाब से बनाया जाता है। बात समझ में आया आपको? तो रणनीति हमेशा अपने हिसाब से बनाया था। अब आप एक बात का जवाब दीजिए, मेरा एकदम दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा कि अगर आपके सामने एक दुश्मन है और वो हथियार लिए हुए है, और आप जो है उसके सामने चल गए तलवार लेके युद्ध करने, आप सकेंगे? आपका हार निश्चित है, आपका हार निश्चित है, क्योंकि यहीं पे हो गया हार जीत। उसके पास क्या हथियार है, आप क्या लेके गए? तलवार। उसके पास बंदूक है, राइफल है, आप तलवार लेके चल गए, लाठी लेके चल गए, आप टिक नहीं पाएंगे। आपको उससे अपर लेवल का वेपन लेके जाना होगा, तब आप जीतेंगे। बात समझ में आया? इसीलिए मेहनत बढ़ा के, चढ़ा के एकदम झोंक दो अपने आप को, तभी आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो बैठ के रोने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा जीवन में। और एक बात याद रखना कि दुनिया में कोई कुछ देने आपको नहीं जा रहा है, बल्कि लोग ताना मारेंगे, आपके स्थिति का, आपके परिस्थिति का मजाक उड़ाएंगे। आप ये बात याद रखिएगा। अगर कोई कुछ देगा तो वो है पापा मम्मी, इसके सिवा कोई कुछ नहीं देगा। सब लोग समय के साथ करवट लेते हैं, और आपके पास अगर कुछ रहेगा तो लोगों का जमावड़ा रहेगा आपके पास। बात समझ में आया? इसीलिए बढ़िया से पढ़ो। ये सब बातें आपको मालूम है। अरे मोटिवेशन का 10 लाइन तो डेली आपका व्हाट्सएप पे आता होगा जी, फेसबुक पे आता होगा जी, इंस्टाग्राम पे आता होगा भाई, शॉर्ट्स देखते हो उसमें आता होगा। तो कुछ तो सीखो, थोड़ा सा तो सीख लो। कम से कम अपने आप को रोज़ बेहतर तो बनाओ, ठीक है। हर दिन बेहतर बनाने का कोशिश तो करो, और कभी भी हार मानने की आवश्यकता नहीं है। हार मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्या ऐसा चीज़ है ना कि आपको कभी गिरने ही नहीं देगा। आपको गिरने ही नहीं देगा, आपका उठना तय है। इसीलिए विद्या ग्रहण करो, नॉलेज लो,
तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग अपना सेशन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करेंगे बढ़िया से, और वीडियो को थोड़ा शेयर मार दीजिए, लाइक मार दीजिए, ये बातें ज़रूरी है। हमारे चैनल को सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट आप ही लोग के माध्यम से मिल रहा है, बहुत मिला है सपोर्ट, उम्मीद से ज़्यादा मिला है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी भी रहेंगे। बदले में हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत करने का कोशिश कर रहे हैं, कंटेंट देने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा इस बात को समझिए और हम जो देने का कोशिश कर रहे हैं उसको सीखने का कोशिश करिए। हाँ, अगर कुछ शिकायत हो तो आप ज़रूर लिखिए, टेलीग्राम पे लिखिए, कमेंट में लिखिए। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो फ़ोन करके बताइए, ठीक है, लेकिन बताइए ज़रूर। और हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश करिए। देखिए इस सवाल को, कहता है कि 33 - 4√35 का वर्गमूल ज्ञात करिए। अभी हम आप लोग को घातांक और करनी जब पढ़ा रहे हैं तो वर्गमूल निकालना कैसे सिखाए हैं, ऐसे सवाल का। तो भाई मैंने आपको क्या बोला कि ऐसे सवाल को ऑप्शन से सॉल्व कर देना है। तो भाई मेरे 33 क्या है, 33 आपका कुछ और नहीं a² + b² का सम है। और 4√35 क्या है, ये आपका 2ab वाला पार्ट होता है, 2ab वाला पार्ट होता है। और अगर यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये है कि ये a - b के होल स्क्वायर पे टूटा होगा, a - b के होल स्क्वायर पे टूटा होगा। मतलब जिसका भी वर्गमूल होगा माइनस वाला का होगा। आपको समझाएं, माइनस वाला का होगा, मतलब प्लस प्लस वाला हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। या तो 2√7 - √5 का वर्गमूल है ये, या तो √7 - 2√5 का है। इन्हीं दोनों में से एक का होगा। अब देखो, अब आपको ये चीज़ मालूम है कि ये क्या है, 33 क्या है, a² + b² का सम है। अब इन दोनों में से कोई एक, a² + b² करने पर इन दोनों में से कोई एक, या तो C या तो D ऑप्शन का a² + b² करने पर 33 आएगा। अब आप करके देख लीजिए, 2√7 का स्क्वायर, 2√7 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √7 का स्क्वायर 7, 7 चौके 28 हुआ। और √5 का स्क्वायर 5 हुआ, तो 28 और 5 कितना, 33। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, C नंबर है। ये कुछ और नहीं 2√7 - √5 का होल स्क्वायर है। वर्गमूल मतलब क्या, रूट लगा देंगे, इस कंप्लीट इक्वेशन पे रूट लगा देंगे और फिर इसको ये यहाँ पे माइनस है तो a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। यही टेक्निक हम आपको बताए हैं, यही अप्रोच हम आपको बताए हैं सॉल्व करने का, यही बताए ना। अब देखो, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए थोड़ा विस्तार में जाते हैं। आप एक बात बोलिए, आप इसी चीज़ को तोड़ लीजिए, 2√7 - √5, ठीक है। देखो भाई, इसको ध्यान दो। तो भैया हमसे बोला है कि 33 - 4√35 का वर्गमूल, मतलब इस पे रूट लगाना होगा। अब इस पे रूट लगाएंगे, देखिए आंसर आपका आ चुका है। अब उनके लिए जिनको समझ में नहीं आया, ठीक है, समझिए। तो ये आपका 35 है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये क्या देगा, 2ab वाला पार्ट देगा। फॉर्मूला में क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो 4 को तोड़ेंगे, 2 दूना 4, और √35 को क्या लिखेंगे, √5 × √7, √5 × √7। देखो मतलब ये 2 तो आपका फॉर्मूला वाला है, और ये 2√5 और √7 ये क्या है, ये a है और b है, ये a है और b है। अब आप देख लीजिए जरा चेक करके कि जब a² + b² करेंगे तो 33 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और माइनस का 2ab है, मतलब ये a - b के होल स्क्वायर पे जा रहा है। इसीलिए हम प्लस वाला ऑप्शन पहले हटा दिए और माइनस वाला को सेलेक्ट किए, और फिर माइनस वाला को सेलेक्ट किए तो हमें a² + b² करने पर 33 आना चाहिए, और 2ab करने पर 4√35 आना चाहिए। आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो गया आंसर। एकदम डिटेल में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल होता है ये। कितना सिंपल सा सवाल आपसे पूछ दिए हैं कि इसका होल स्क्वायर बता दीजिए। इसके अंदर कितना एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस संख्या का होल स्क्वायर बता दीजिए। तो आपके पास अगर थोड़ा सा अप्रोच है तो
तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। लेकिन अगर अप्रोच नहीं है तो आप इसका स्क्वायर करेंगे ट्रेडिशनल तरीक़ा से, इसको एक बार फिर इसके नीचे एक बार और लिखेंगे और फिर गुना करने लगेंगे। तो जब 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर आपसे पूछे तो सीख लीजिए एक बात, आप सीख लीजिए, इसके अंदर कितना एक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एक है। कितना एक है? 8 एक है। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? तो भैया हम 1 से लेके 8 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर यहाँ से पीछे घूम जाएंगे, 8 के बाद फिर 7 6 5 4 3 2 1, यही इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कल के डेट में आपको अगर पूछ दे, देखिए समझ लीजिए, आपको मालूम है 11 का स्क्वायर क्या होता है? 1 2 1। 11 में कितना एक है? 1 2 ठो एक है, तो 1 लिखे 2 लिखे फिर पीछे घूम गए। अगर 111 का स्क्वायर पूछते हैं, सीख लीजिए, तो 1 2 3 एक है, तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 और फिर यहाँ से पीछे घूम जाएंगे 2 1, ऐसे घूम जाएंगे। अगर 1 1 1 1 1111 का स्क्वायर पूछ लिया तो भैया इसके अंदर कितना एक है? 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 लिखेंगे, फिर यहाँ से पीछे घूम जाएंगे 3 2 1। याद रखिए, क्या मालूम पूछ दे तो भैया आसान हो जाएगा। अगर हम 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर आपसे पूछती है, सिंपल सा 11,111 का स्क्वायर हम आपसे पूछती है, तो इसके अंदर कितना एक है? 1 2 3 4 5 है, तो इसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ से पीछे घूम जाएंगे 4 3 2 1, यही इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके का सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है, अगर अपने एग्जाम में आए तो आसानी से तोड़ देंगे। ये बात आपको समझ में आया? इसको याद रखिएगा। अगर 2 ठो एक है तो 1 2 फिर 1, 3 ठो, अगर 3 एक है तो 1 2 3 बढ़ते जाएंगे, फिर यहाँ से घट जाएंगे, वापस 1 तक आएंगे। 1 2 3 4 ठो है तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1 वापस आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 ठो एक है, मतलब 11,111 का स्क्वायर है, तो जितना एक है तो उतना संख्या गिनती का लिखेंगे। 1 2 3 4 5 लिखे, देखो 5 तक गए, फिर यहाँ से वापस आ गया 4 3 2 1, फिर 1 पे वापस आ जाएंगे। अब सेम काम करना है इस पे। कितना एक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो भैया 1 से लेके 8 तक का गिनती लिखेंगे और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएंगे 7 6 5 4 3 2 1, यही क्या हो गया? इसका होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये याद रखिएगा। देखिए, याद नहीं रखेंगे छोटा छोटा चीज़ ना, कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा इससे, ठीक है। अगर ऐसा सवाल पूछ दे तो एकदम आसान सवाल होता है। ये कहता है कि यदि sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा है, जहाँ थीटा एक न्यून कोण है, तो 1 + 4 sin थीटा का मान क्या होगा? दिया है sin 18 डिग्री बराबर √5 - 1/4। तो भाई मेरे sin 18 डिग्री का वैल्यू दे दिया है, sin 18 डिग्री का आपका वैल्यू दे दिया है। देखिए, sin 18 डिग्री का वैल्यू दे दिया है, इसका मतलब ये है कि जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं sin 18 डिग्री आएगा, और जहाँ 18 डिग्री आएगा, sin का 18 आएगा, वहाँ पे √5 - 1/4 को पुट करना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या दिया है? sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है। अगर sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा है, इसका मतलब ये है कि इनका एंगल का सम 90 डिग्री है, मतलब 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है। 2 और 3 5 थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री है। तो थीटा कितना होगा? देखो 18 डिग्री आया ना, थीटा कितना है? 18 डिग्री। अब बोला है 1 + 4 sin थीटा, मतलब थीटा की जगह पे क्या रखना होगा हमको? 18 डिग्री रखना होगा। मतलब इसको लिखेंगे 1 + 4 इंटू थीटा की जगह पे 18, तो sin 18, और sin 18 का वैल्यू क्या लिखेंगे? √5 - 1
1/4। और ये देखो कितना आसान सवाल है, 4 से 4 कट गया, +1 से -1 कैंसिल हो गया, कितना बचा √5। √5 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम आसान सवाल होता है, बस आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल होता है। जब sin A = sin B है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि अगर sin A = sin B है, इसका मतलब A + B का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये चीज़ आपको आना चाहिए और आता ही है आपको, तो एकदम आसानी से सवाल आपका बन जाएगा। कितना आसान सवाल है। कहता है कि एक दुकानदार को वस्तु का अंकित मूल्य क्या अंकित करना चाहिए। देखिए सवाल मुश्किल रहे चाहे आसान रहे, चाहे ना समझ में आओ, फिर भी बोलिए कि कितना आसान सवाल है, समझने का कोशिश करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। एक दुकानदार को वस्तु का अंकित मूल्य क्या अंकित करना चाहिए कि जिस वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है, उस पर 25% का छूट देने के बाद भी उसे 35% का लाभ हो। एकदम सिंपल सवाल है, कायदे से लपेट लेंगे इसको। देखो समझना, बात को ध्यान से समझना, प्रैक्टिस सेशन है, एक एक चीज़ को समझना। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस दे दिया है 200 रुपया, कितना दे दिया है 200 रुपया, इस पर 25% का छूट है और 35% का प्रॉफिट है। तो पहले जितना वस्तु का क्रय मूल्य है और हम उस पर जितना लाभ लेना चाहते हैं उतना ही में ना बेचेंगे भाई। 200 वस्तु का क्रय मूल्य है और हम इस पर 35% का लाभ लेना चाहते हैं, मतलब कितना में बेचेंगे, 200 + 200 का 35%, उतना ही में ना बेचेंगे। 200 + 200 का 35%, तो भाई 200 का 35% कितना हो गया, 35 दूना 70 रुपया लाभ लेंगे। 70 रुपया लाभ लेंगे, इसका मतलब वस्तु को हम कितना में बेचेंगे, तो कहेंगे सर 270 रुपया में वस्तु को बेचना है, क्योंकि इस पे हमको 35% का लाभ चाहिए। तो 200 लाभ हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो 200 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है, 35% का लाभ चाहिए, तो 200 का 35% कितना, 70 रुपया, मतलब 200 + 70 270 में वस्तु को बेचना तय है। अब हम जब वस्तु को बेचते हैं ना, तो हम उस टाइम डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट किस पे देते हैं, MRP पे देते हैं। मतलब हम कितना MRP रखें कि 25% डिस्काउंट देने के बाद 270 में हम बेच सकें। तो अगर हम 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं वस्तु पे हम अगर 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं मेरे भाई, इसका मतलब 75% पे हम बेच रहे हैं। जितना MRP है उस पर 25% छोड़ दिए तो 75% लिए। 75% लिए, इसका मतलब 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 3/4। 3/4, इसका मतलब 3/4 में हम वस्तु को बेचे। तो इसका मतलब ये है कि 3 हमारा सेलिंग प्राइस है और 4 हमारा क्या था, MRP था। 4 हमारा क्या था, MRP था। और 3 का वैल्यू कितना, 270। 3 × 9 = 27, 1 का वैल्यू 90, तो 4 का वैल्यू 9 × 4 = 36, 360। मतलब 360 रुपया क्या था, वस्तु का MRP था, अंकित मूल्य था। और इसी पे हम 25% का छूट देके 270 में बेच दिए। आप इसका 25% निकाल लीजिए। 25% देखिए, सीख लीजिए, थोड़ा सा और सिखाते हैं। अगर 360 रुपया हमारा MRP है, क्या है ये, MRP है, टैग प्राइस है, सूची मूल्य है, अंकित मूल्य है, बाजार मूल्य है, जो भी कह लीजिए। इस पर 25% छोड़ दिए। 25% छोड़ दिए तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/4। मतलब 360 का 1/4 छोड़ दिए। 1/4 मतलब 4 × 9 = 36, 90 रुपये छोड़ दिए। कितना में, 360 में। अगर 360 में 90 रुपया छोड़ दिए तो हम कितना में बेचे भाई, 270 में बेचे। और यही ना मेरा सेलिंग प्राइस है भाई। तो 270 हम कहाँ से लाए, 200 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस था और इस पर 35% का लाभ चाहिए, दोनों को जोड़ दिए, 270 में हमको बेचना तय है। एकदम आसान सवाल था। कंसेप्ट को कहता है कि एक व्यक्ति 3 धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक है, निवेश 10%, 12% और 15% की वार्षिक ब्याज दरों पर निवेश किया। 3 अलग अलग अमाउंट को 3 अलग अलग ईयर, 6 साल, 10 साल और 12 वर्ष, और परसेंट भी उनका अलग अलग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 12% और 15% की वार्षिक ब्याज दरों पर निवेश किया। तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है।
पहला पर भी, दूसरा पर भी, तीसरा पर भी जो इंटरेस्ट मिलता है तीनों पे वो इक्वल होता है। तो कहता है कि निवेशित धन राशियों का अनुपात क्या है, तो वो जो तीनों राशि है, तीनों प्रिंसिपल है, उसका रेशियो पूछा है। तो भाई रेशियो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए समझते हैं। एक बात आपको मालूम है, ऐसा सवाल हम आपको बताए हैं वहाँ पे, ठीक है, बैच में। एक बात आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम, PRT, यही ना होता है। प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम क्या बताता है? सिंपल इंटरेस्ट बताता है। तो अगर पहला प्रिंसिपल हमारा A है, दूसरा B है, तीसरा C है, या XYZ आप कुछ भी मान सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल अगर हमारा A है तो A जो हमारा प्रिंसिपल है वो 6 साल के लिए है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। देखो पहला वाला 6 साल 10% के लिए, तो पहला वाला 6 साल 10% के लिए, तो A प्रिंसिपल से कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? कहेंगे सर 10 छक्के 60%, A का 60% मिलेगा, ठीक है, बराबर। दूसरा वाला प्रिंसिपल है 10 साल और 12%, तो 10 साल और 12% मतलब 120% मिलेगा B वाला प्रिंसिपल पे, तो B का 120%, ठीक है। और इसको होगा को मिटा देते हैं, ठीक है, होगा को मिटा देते हैं। तीसरा वाला जो हमारा प्रिंसिपल है वो 10 साल के लिए है और अच्छा नहीं, ये तो दूसरा वाला, तीसरा वाला है आपका 12 साल के लिए और 15% के हिसाब से, 12 साल के लिए और 15% पर एनम। तो जो तीसरा वाला प्रिंसिपल है C, इस पे हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो कहेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मतलब 15 गुना 12। तो 15 गुना 12 कितना होता है भाई? 15 को 12 बार 15 दे हैं 150 और 15 दूना 30, 180, 15 बार है 18 गुना 180%। अब आप जानते हैं कि परसेंट से परसेंट हमारा उड़ जाएगा, तो इसको शुरुआत में ही नहीं लिखना था, शुरुआत में ही नहीं लिखना था। अब ध्यान दो जरा, क्या इसका कटम कुटाई कर दें? 60 से सब में भाग लगा दें, 60 से भागा लगाएंगे, एक बार में 60 से भागा लगाएंगे, 2 बार में 60 से भागा लगाएंगे, 3 बार में। मतलब आपको समझाने के लिए हम इसको ऐसे लिख दें कि A बराबर 2B बराबर 3C। अब आपको ABC का ही तो रेशियो चाहिए। तो मेरे भाई रेशियो प्रोपोर्शन में आपको तरीका बताए थे कि अगर ऐसे रहे तो कैसे निकालेंगे, जिसका वैल्यू निकालना है उसको ढक देंगे। अगर हमें A का रेशियो निकालना है, हमें चाहिए क्या? A/B/C चाहिए, यही ना चाहिए। तो जिसका निकालना है उसको ढक देते हैं। तो A मेरा क्या हो जाएगा? 2 6 ऑप्शन पे कड़ी नज़र। अब जरा ध्यान से देखिए, एक ही ऑप्शन में 6 है, एक ही ऑप्शन में 6 है, आगे सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, आंसर आपका आ गया। फिर भी इसको समझ लीजिए। अब हमें B चाहिए तो B को ऐसे ढक देंगे, तो क्या A और 3 बचेगा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हमको C चाहिए तो C वाला को ढक देते हैं, यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो 6:3:2, इसी अनुपात में हमारा तीनों धनराशि था। रेशियो अगर धनराशि पूछता प्रिंसिपल तो हम नहीं बता सकते हैं, तब आपका आंकड़ा क्या है? अधूरा है। लेकिन रेशियो पूछेगा, एक रेशियो प्रोपोर्शन का सबसे हलवा सवाल यही है। इसको लिख भी देते हैं हलवा। क्या है ये? हलवा है, आप लोग बनाइएगा और खाइएगा, ठीक है। देख भाई, कहता है कि 2600 रुपया को बांटना है A, B और C के बीच। बांटने का तरीका क्या है कि 1/2:1/3:1/4 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो कहता है भैया प्रत्येक का हिस्सा क्या है? रेशियो फ्रैक्शन में है, इंटीजर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटीजर में चेंज कैसे होगा? 2, 3, 4 का LCM कितना? 12, 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 को 12 से गुना करेंगे 6, 1/3 को 12 से करेंगे 4, 1/4 को 12 से करेंगे 3। इसी अनुपात में बांटना है A, B और C का। A का हिस्सा 6, B का हिस्सा 4, C का हिस्सा 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 4, 6, 10 और 3, 13। इसी 13 अनुपात का वैल्यू 2600 रुपया है मेरे भाई। तो 1 का वैल्यू कितना? 200 रुपया है। अगर 1 अनुपात का वैल्यू रुपया 200 है, 200 RS है, तो
4 6 का कितना होगा, 4 का कितना होगा, 3 का कितना होगा, तो 6 दूना 12, ए का हिस्सा 1200, तो या तो बी या तो ए, ना तो सी ना तो डी होगा। एकदम ऑप्शन पे पहली नज़र रखिए। अगर फिर 4 दूना 8, बी का हिस्सा 800, तो भैया 800 ए में तो है नहीं, बी में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सीधा आंसर हो गया। लोड लेने की आवश्यकता है नहीं है। ऐसा नहीं कि तीनों को निकालेंगे फिर ऑप्शन में ढूंढेंगे, कभी नहीं। नज़र एकदम तेज रखो, कैलकुलेशन करते समय ऑप्शन का खास ध्यान रखा। अगर ऑप्शन लीड करता है तो, अगर भाई ऐसा सवाल भी होता है जिसका ऑप्शन से कोई मतलब नहीं होगा, वो ऑप्शन से होगा ही नहीं, तो उस केस में ऑप्शन झांकने की आवश्यकता है। इसमें हो सकता है तो ऑप्शन पे नज़र रखें। तो देखिए कहता है कि ए और बी बिंदु राजमार्ग पर 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2 पॉइंट है हाईवे पे और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। ठीक है, एक कार ए से और दूसरी कार उसी समय बी से चलना शुरू करती है। ठीक है, एक ए से और बी से चलना शुरू करती है। यदि कार उसी दिशा में चलती है तो 5 घंटे में मिल जाती हैं। यदि कारें विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे में मिल जाती है। अगर कार सेम डायरेक्शन में चले तो उनको मिलने में 5 घंटा लगेगा। अगर कार ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, मतलब एक दूसरे की तरफ आए, तो 1 ही घंटा में दोनों मिल जाएगा। भाई अगर दो ऑब्जेक्ट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, मतलब एक दूसरे की ओर आएगा, तो जाहिर सी बात है जल्दी मिलेगा, क्योंकि दोनों का स्पीड ऐड होगा। आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तो तेज़ गति वाला कार है, उसका स्पीड कितना है, तो भाई मान लेते हैं ना। देखो एकदम आसान है, एकदम आसान सवाल है। तो जो तेज़ गति का कार है उसका स्पीड x है और जो धीमी वाला कार है उसका स्पीड y है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। तो जब ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तब स्पीड जुड़ जाएगा। स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो दोनों का स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। दोनों का स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा, मतलब x + y हो जाएगा। और स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 100 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, 1 घंटा। तो दूरी बटा समय, 100 को 1 से भागा देंगे, कितना, 100 किलोमीटर पर आवर। कब, जब दोनों कार एक दूसरे के तरफ आए। ठीक है, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाए तब 5 घंटा का समय लगता है। सेम डायरेक्शन में जाए मतलब x - y स्पीड घट जाता है, तब चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 100 और चाल कितना है आपका, स्पीड कितना है, टाइम 5 आवर है, तो 100/5 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इन दोनों को सोल्व कर दो। ये 2 इक्वेशन बना, इसीलिए तो 2 स्टेटमेंट दिया है, 2 इक्वेशन बना, सोल्व कर दो। इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते थे, लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आसान है, इसी मेथड से लपेट दीजिए। ठीक है, देखो +y - y कैंसिल हो गया, x 2x 100 और 20 120, 2x = 120, x = 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो कार स्पीड है कौन सा, x है, उसका स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर पूछता कि जो कार स्लो चल रही है, धीरे धीरे, उसका स्पीड कितना होगा, तो भैया x का वैल्यू यहाँ पे रखते, y बराबर आ जाता है आपका 40 किलोमीटर पर आवर। ये भी आपका ऑप्शन में है। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है और एकदम हलवा सवाल है। हर सवाल को बोलिए हलवा है और समझने का कोशिश करिए। कहता है कि 1500 से कम वह अधिकतम संख्या, लैंग्वेज समझिए, 1500 से कम वह अधिकतम संख्या क्या है जो 16 तथा 18 दोनों से विभाज्य है। अब जो संख्या है वो 1500 से कम है और 1500 से कम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखना है जो 16 से भी कटता हो और 18 से भी कटता हो। 16 से भी कटता हो, 18 से भी कटता हो। सबसे पहले आपको आंसर मार्क करना सिखा देते हैं कि कैसे ऐसे सवालों का आंसर किया जाता है। अगर कोई संख्या 16 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है, इसका मतलब वो संख्या 16 और 18 का एलसीएम होगा। तो एक बात बताइए, 16 और 18 का एलसीएम कितना, कहेंगे सर 144। तो 144 और इससे आगे जितना एलसीएम बनेगा सब 16 और 18 से कटेगा, पक्का कटेगा। ठीक है,
अब जरा ध्यान से सोचिए कि अगर 144 16 और 44 दोनों से डिविजिबल है तो ऐसा बहुत सारा नंबर होगा जो 16 और 18 दोनों से डिविजिबल है। तो हमको बहुत बड़ा नहीं देखना है, हमको 1500 से कम देखना है, उसमें भी अधिकतम देखना है। तो अब देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है आपके सामने। अगर आप समझ सकते हैं तो समझिएगा। आप 144 का मल्टीपल, 144 का जितना भी मल्टीपल होगा, जैसे कि 144 गुना 1, 144 गुना 2, 144 गुना 3, जितना भी नंबर बनेगा सारा का सारा नंबर 16 और 18 से डिविजिबल है। और बहुत नंबर बनेगा तो हम आपको क्या बोले कि बहुत नंबर नहीं चाहिए, 1500 से कम तक जाना है। तो अगर हम 144 का मल्टीपल देख ले ऑप्शन में कि 1500 से कम, वैसे सारी संख्या 1500 से कम है, 4 का 4 ऑप्शन, लेकिन 1500 से कम और 144 का मल्टीपल। तो देखिए 144 का मल्टीपल 1500 से कम, देखिए 144 का 10 गुना, ये क्या है 144 गुना 10 कितना 1440 पे मेरा नज़र गया। तो 1440 1500 से कम भी है और 18 और 16 से डिविजिबल भी है, मतलब सीधा आप आंसर ऐसे मार्क कर सकते हैं। नहीं तो इसका बेसिक समझ लीजिए, इसका बेसिक समझ लीजिए। बेसिक में इसको कैसे बनाते हैं, देखिए 16 और 18 का एलसीएम कितना 144। तो भैया 1500 से संख्या कम होना चाहिए, तो 1500 को आप भाग लगाइए कितना से 144 से। तो भाई 15 एकम 15, 15 एकम 144 एकम 144 कितना बचा 6 1 0 कितना बचा 160, 160 बचा ना भाई। 144 में 1500 में 144 का भाग लगाएंगे तो कितना बचा इधर, अरे भैया यहाँ 6 ना बचा, 60 बचा। अब देखो 60 हमारा क्या बचा, शेष बचा। तो आप 1500 में 60 को घटा देते हैं, तब जाके आंसर क्या आएगा 1440। तो ये तो बेसिक मेथड है, ये तो बेसिक मेथड है ना, ऐसे सवालों को करने का ये बेसिक मेथड है। लेकिन हम यही चीज़ को हम लॉजिकली तो सोच सकते हैं कि 16 और 18 दोनों से डिविजिबल पहला नंबर 144 है, और 144 का मल्टीपल जितना भी नंबर होगा सब 16 और 18 से डिविजिबल होगा। तो ऐसा तो बहुत सारा नंबर होगा, लेकिन हमको बहुत सारा नंबर से मतलब नहीं है, ऐसा अनंत नंबर है जिसको जहाँ तक हम लोग जा भी नहीं सकते हैं। तो हमें उतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं, हमें 1500 से कम रहना है। तो हम 144 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, तो सीधा हमको दिखा 1440, 144 का 10 गुना है जो 1500 से कम भी है। और देखते ही आंसर करना है ऐसे सवालों को। सवाल LCM HCF का है, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल लगा के भी आप आंसर कर सकते हैं आसानी से। ठीक सवाल है, और एग्जाम में ये सवाल आपको दिख जाता है। कहता है कि 2/5, 5/6, 11/15 और 7/8 में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है। बहुत ही आसान है, 2 तरीका आपको बताएंगे, दोनों आपको याद रखना है और दोनों पे बेस्ड आपको सवाल आता है। पहला मेथड आप देखिए, क्या जितना भी फ्रैक्शन दिया है उसमें अंश और हर का डिफरेंस सेम है। जैसे कि 2/5, 2/5 अंश और हर में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, 5/6, 5/6 में अंश और हर में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 7/8 अंश और हर में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो एक बात आप ध्यान दीजिए, जैसे कि हम आपसे यही बात पूछ लिए कि 5/6 और 7/8 में बड़ा कौन है, 5/6 और 7/8 में बड़ा कौन है। तो आप सबसे पहला चीज़ समझिए, सबसे पहला रूल समझिए कि अगर अंश और हर का अंतर सेम है, अंश और हर का अंतर सेम है
और अंश और हर बड़ा हो अंश से, नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला से, नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला से, तब क्या बोले आपको, जब अंश और हर का अंतर डिफरेंस सेम हो। देखिए 5 और 6 में कितना का अंतर, 1, 7 और 8 में कितना का अंतर, 1 का अंतर, और नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला से, नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला से, तब जो सबसे छोटा नंबर होता है ये सबसे छोटा भिन्न है, और जो बड़ा वाला नंबर होता है ये आपका बड़ा फ्रैक्शन होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर ये आप याद नहीं रखते हैं, ये अगर भूल जाते हैं, ये चीज़ अगर आप भूल जाते हैं, तो देखिए, तो बात को समझिए, तो आप ना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दीजिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, जैसे कि 5/6 और 7/8 में कौन बड़ा है, तो भैया 5 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 × 5 40 यहाँ पे लिखिए, 7 × 6 42 यहाँ पे लिखिए। देखिए 40 बड़ा कि 42, 42 बड़ा, मतलब 7/8 बड़ा है और 5/6 क्या है, छोटा है। इस मेथड से आप हर एक फ्रैक्शन का तुलना कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस एक है, अगर डिफरेंस एक है अंश और हर का, और हर बड़ा है अंश से, तब सीधा देख के आप आंसर कर सकते हैं कि जो छोटा नंबर का भिन्न है वो छोटा होगा और जो बड़ा नंबर का भिन्न है वो बड़ा होगा। ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए सिंपल सा बात इसमें पूछा है कि भाई 2/5, 5/6, 7/8 में, 7/8 में, और एक है 11/15, इन सब में सबसे बड़ा भिन्न कौन है? तो भैया इसमें दो, देखिए ये दो भिन्न है, 5/6 और 7/8, इनके अंश और हर का डिफरेंस बराबर है, 1 है, और हर बड़ा है, तो भैया जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, मतलब 5/6 और 7/8 में 7/8 हमारा बड़ा है। अब देखो, अब इसको तुलना कर लेते हैं 2/5 से, तो भैया इनका तो अंश और हर का डिफरेंस अलग अलग है, तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला लगा दीजिए, 8 दूना 16 और 5 सत्ते 35। अब देखिए 35 बड़ा है कि 16 बड़ा है? 35 बड़ा है, मतलब 7/8 बड़ा है 2/5 से। अभी तक 7/8 हमारा बड़ा है। अब एक और बच गया है 11/15, तो इनका देखिए, इनका अंश और हर का डिफरेंस अलग अलग है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला लगा देंगे, तो 15 सत्ते 75 से 105 और 11 8 88, तो भाई 88 बड़ा है कि 105 बड़ा है? 105 बड़ा है, मतलब 7/8 ऑप्शन नंबर ए वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। याद रखिएगा, छोटा कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्ट छोटा नहीं है, छोटा सवाल है, एग्जाम में दिख जाता है, ठीक है, और आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सवाल और देख लीजिए, इसी पे बेस्ड एक सवाल और देख लीजिए, ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए, जैसे कि इसी में हम आपका सवाल बना देते हैं, समझिएगा। हम बस कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोग को बढ़िया से बढ़िया तरीक़ा से प्रैक्टिस करवा पाएँ, ठीक है। तो इसमें आपका कन्फ्यूजन होता है, एक सवाल और देख लीजिए, जैसे कि 15/16 क्या है, आपका बोला है कि 15/16, ठीक है। फिर आपका बोला है 19/20, ठीक है। फिर आपका बोला है 24/25, 24/25, और फिर आपका बोला है 34/35, 34/35। तो बोला है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो हम एक बार इसको फिर से समझा देते हैं। 15/16 है, 19/20 है, ठीक है, अलग अलग है सब, और 24/25 है, और 34/35 है, ठीक है। ये चीज़ देखो, ये चीज़, अब बात को समझो। अगर आप सबसे पहले नज़र तेज रखो, क्या इनका अंश और हर का डिफरेंस सेम है? 1 है, अंतर 1 है, अंतर 1 है, अंतर 1 है। 34-35 में 1 का अंतर, 24-25, 19-20, 15-16, और हर बड़ा है अंश से। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा, जैसे कि 15/16 क्या है, सबसे छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न। और मेरे भाई 34/35 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है,
तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा। ये आप इतना सा बात याद रख सकते हैं। अगर ऐसा पैटर्न पे सवाल आ गया तो देखते ही आंसर ठोक देंगे, नहीं आया तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि यदि a और b परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और a√2 + b√3 = √98 + √108 -√48 -√72। एग्जैक्ट यही सवाल है। तो a और b का वैल्यू क्या है? देखिए बात को समझिए, ठीक है। तो भैया a√2 + b√3 का वैल्यू दे दिया है √98 + √108 + -√48 -√72। इसका वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू दे दिया है और a और b का वैल्यू पूछा है। तो इस फॉर्म में इसको लाना होगा कैलकुलेट करके मतलब इस भाग का कैलकुलेशन करना होगा, तभी ना इस तरीका से आएगा a√2 + b√3, ठीक है। तो इस वाला पार्ट का कैलकुलेशन करना होगा √98 √108 -√48 -√72। अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए रूट को अंदर के वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। देखिए तो हम सिर्फ इस वाला भाग को लिख रहे हैं। देखो तो √98 को हम क्या लिख सकते हैं, √98 को 49 दूना 98 मतलब 7√2 लिखेंगे, प्लस 108 को क्या लिखेंगे, 36 तिया 108, 36 गुना 3, तो रूट के अंदर 36 गुना 3 मतलब 6√3 हो जाएगा, माइनस 48 को क्या लिखेंगे, 16 तिया 48, रूट अंडर 16 गुना 3 मतलब ये हो जाएगा 4√3, ठीक है, माइनस रूट अंडर 72, तो 36 दूना 72, 36 दूना 72 मतलब 6√2 हो जाएगा, 6√2 यही हो जाएगा ना। अब देखो एक √2 का वैल्यू है और एक √3 वाला वैल्यू है, तो 7√2 माइनस 6√2, देखो 7√2 में 6√2 को घटाएंगे तो सिर्फ √2 मिलेगा, ठीक है। अब 6√3 में 4√3 को घटाएंगे तो प्लस 2√3 मिलेगा, और इसी का वैल्यू दिया है, देखो तो a√2 + b√3। तो भाई √2 अपने जगह है, a का वैल्यू क्या, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, b√3 अपने जगह है, b का वैल्यू क्या 2, मतलब a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीक़ा से सवाल को तोड़ना होगा। बिल्कुल आसान सवाल होता है, लेकिन कैलकुलेशन क्वेश्चन में दिखता टफ है, तो हम लोग थोड़ा अकबका जाते हैं परीक्षा में। नहीं तो एकदम बहुत अच्छा सवाल है, आप इस तरीक़ा से सवालों को सॉल्व करिएगा। तो भाई आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और जितना भी अभी तक हम करवा चुके हैं हर एक लेक्चर को अटेंड करिए, या अभिषेक सर आपको जो भी कंटेंट दे रहे हैं ना उनको देखिए पूरा का पूरा, ठीक है। तभी जैसे कि ऐसा बात नहीं है कि आपको देखना ज़रूरी है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर देखिए, लेकिन अगर आपको सब कुछ समझ में आता है तो मेरा सलाह ये रहेगा कि आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए ज़्यादा से ज़्यादा एकदम। ये चीज़ आज का सेशन आपको समझ में आया, ठीक है। थोड़ा और कल आज ही ना, आज आपको मैथ वाला टेस्ट भी लगाना है। कितना लोग मैथ का टेस्ट लगा लिए होंगे, ठीक है। तो टेस्ट को पूरा लगाइए, शुरू से लेके आखिरी तक लगाइए। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन लगा के छोड़ दिए, 5 क्वेश्चन लगा के छोड़ दिए। हम लोग को सब कुछ दिखता है, जितना स्टूडेंट इनरोल है, चाहे तो पर्सनली सबको फ़ोन करके बता सकते हैं कि आप टेस्ट में कितना टाइम दिए हैं, किस क्वेश्चन में कितना टाइम दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग एनालाइज करते रहते हैं सब कुछ, इसीलिए आप लोग को यहाँ बोलते हैं कि टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहा है आपका, इसको बढ़ाइए, ठीक है, इसको बढ़ाइए, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा।